तो आज देखते हैं हम लोग बजट 2021-22 जो कि आगामी बीपीएससी सब सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसमें सबसे पहला बात है कि आम बजट जो 2021-22 को है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए हैं। याद रखिए 1 फरवरी को। पहले ये बजट 1 अप्रैल को पेश होता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको घटा करके 1 फरवरी कर दिया है, तो इसे याद रखिएगा। फिर है कि बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये एक पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था। उसके बाद आते हैं कि इस बजट को एक टैबलेट को लाल कवर में लाया गया, यानी कि इस बजट को एक टैबलेट में लाया गया और वो लाल कवर में था और इसी से इसको पढ़ा गया था। ये बजट का जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि अभी सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्कीम ही चला रखी है आत्मनिर्भर भारत, तो उसके तहत ये आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। फिर है कि बजट के अनुसार वर्ष 2021 हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण मील के पत्थर का वर्ष है। क्यों, ऐसा क्या खासियत है ये 2021 में? तो आज़ादी का ये 75वां वर्ष है। फिर गोवा का जो 1961 में विलय हुआ था तो उसका ये 60वां वर्ष है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसका ये 50वां वर्ष है। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का भी वर्ष है ये। फिर चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष है ये। हरिद्वार महाकुंभ का भी ये वर्ष है। मिला जुला के इस वर्ष मतलब ये सब इम्पोर्टेंट इस 2021 के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अच्छा, अब देखते हैं तो बजट का कुल आकार हमारा कितना है। तो बजट का कुल जो आकार है वो 34.83 लाख करोड़ का है। ये बजट 34.83 लाख करोड़ का। और इसमें देखते हैं तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति वैसी प्राप्ति होती है जिसके लिए सरकार को ना ही सरकार की कोई ना देयता होती है कम और ना ही उन पे कोई बर्डन आता है। तो इस प्रकार राजस्व प्राप्ति जो है, अगर देखें राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में, तो राजस्व प्राप्ति वैसी प्राप्ति होती है जो कि बार बार की आय होती है, जिसको कि सरकार को बार बार फायदा हो। और पूंजी प्राप्तियां वैसी प्राप्तियां होती है जिसको कि सरकार को बार बार नहीं प्राप्त होती है, एक ही बार में वो खत्म हो जाती है। तो अगर राजस्व प्राप्ति अगर नॉर्मली देखा जाए तो राजस्व प्राप्ति ज़्यादा होना चाहिए किसी अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्ति से ज़्यादा है। अच्छा, कुल खर्च जितना देखिए बजट होगा उतना ही, जितना आय होगा उतना ही खर्च होगा बजट में। और जो राजस्व खर्च है वो और फिर पूंजीगत खर्च, दो प्रकार की जैसे प्राप्ति था उसी तरह दो प्रकार के खर्च भी हो गए, एक राजस्व यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे राजस्व खर्च ज़्यादा है, यानी बार बार ऐसा खर्च जो कि बार बार हो वो ज़्यादा है, और पूंजीगत खर्च कम है। और बजट घाटा अगर की बात करें तो बजट घाटा हमेशा शून्य ही होता है। उसके बाद देखिए ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो घाटे हैं, जैसे राजकोषीय घाटा है, फिर राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है परीक्षा में। तो ये 2021-22 का जो बजट अनुमान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे राजकोषीय घाटा जिसको कि फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं वो 6.8% है। और फिर राजस्व घाटा का अगर बात करें तो ये 5.1% है। और फिर प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 4.1% है। और फिर प्राथमिक घाटा जो है वो 3.1 है। यानी कि आप एक खाली 6.8 को याद कर लीजिए, उसके बाद बाकी का तीनों में एक एक घाटा हुआ है, 5.1, 4.1 और 3.1। यानी कि राजस्व घाटा जो है 5.1 है, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 है
और प्राथमिक घाटा 3.1 है। सरकार ये भी लक्ष्य रखी है 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाना है। यह सरकार का लक्ष्य है। चलते हैं आगे। अब देखिए विभिन्न राज्य सरकारों को भी ये निर्देश है कि वो राजकोषीय घाटा जो है उनका जीएसडीपी का ग्रॉस स्टेट डेवलप्ड प्रोडक्ट के 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने 23-24 तक रखा है उनको, राज्य सरकारों को 23-24 तक दिया है कि आप 3% तक ले आइए। जैसा कि FRBM कमेटी का रिकमेंडेशन है, यही सिफारिश राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग ने भी दिया था। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। और जैसे रुपया जो आ रहा है तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो आ रहा है, अगर आने का जो टॉप 3 स्रोत अगर का हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयता है, जो कि 36 पैसा है। यानी कि टोटल अगर 100 पैसा है तो उसमें 36 पैसा जो है वो उधार एवं अन्य देयताएं से आती है। फिर जीएसटी से आती है आपको दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा, तो जीएसटी जो है वो 15 पैसा है। उसके बाद है तीसरा आयकर, तो आयकर जो है यानी इनकम टैक्स वो है 14 पैसा। यानी कि ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है कि रुपया जो आते हैं सरकार को वो 3 उसका सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं। बाकी भी याद करके रख सकते हैं। जैसे देखिए सीमा शुल्क 3 पैसे है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये 8 पैसे है, और नॉन डेप्ट कर, नॉन ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ, नॉन डेप्ट रेवेन्यू इनकम ये जो है 5 पैसे है, और फिर कर भिन्न राजस्व ये 6 पैसे है, निगम कर 13 पैसे, उधार और अन्य देयताएं यह है 36 पैसा। इस प्रकार से रुपया कहाँ कहाँ से आता है हम लोग देख लिए। अब रुपया कहाँ कहाँ जाता है ये भी देखना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा 3 स्रोत है वो है, पहला है ब्याज अदायगी, यानी ब्याज अदायगी में जो 20 पैसा है वो सबसे ज़्यादा पैसा हम लोगों को ब्याज भरने में लग जाता है। दूसरा नंबर में है कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, कर और शुल्क में, यानी कि सरकार जो लेती है उसके अनुसार से राज्यों को देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय के रिकमेंडेशन के अनुसार वित्त आयोग के, तो उनको देना पड़ता है राज्यों को। तो वो जो है कर और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है वो दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है खर्च होने में। और तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। 2 प्रकार की योजनाएं हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, तो वो कम है। और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो 13 पैसे हैं। तो बाकी और सब भी देख लेते हैं, जैसे कि पेंशन 5 पी से पेंशन, पी से 5 पैसे हो गए। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा यह है 16 पैसे, जो कि सब दूसरा नंबर का सबसे ज़्यादा है। फिर वित्त आयोग और अन्य अंतरण यह है 10 पैसे, आर्थिक सहायता यह है 9 पैसा, और रक्षा है डिफेंस यानी कि 8 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे। इस प्रकार से ये पैसा हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ जाता है। आते हैं आगे। बजट 2021-22 में के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाया गया। ये पहले था 49%, अब उसको बढ़ा करके 74% कर दिया है। बीमा एक्ट जो है 1938 है, उसमें संशोधन भी किया गया है जिसके द्वारा ये प्रावधान लाया गया हुआ। सरकार ने 2021-22 में कौन सा बीमा कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि LIC जो है उसके शेयर सरकार बेच रही है अपने पास से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है कि सरकार विनिवेश से 2021-22 में कितने रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया है, तो यह 1,75,000 करोड़। यानी कि सरकार विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अपने हिस्से को बाहर कर लेगी, यानी अपने हिस्से को बेच देगी। तो उससे सरकार का कितना आय का मतलब एम रखा गया है, तो 1,75,000 करोड़। बजट में चर्चा में रहा है स्वामित्व योजना,
स्वामित्व योजना जो है वो गांवों में इस योजना के अंतर्गत संपत्तियों के मालिकों को उनके अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। यानी स्वामित्व योजना जो है ये गांव में इसके अंतर्गत संपत्ति के जो मालिक है, जैसे कोई जमीन है उसके जो मालिक हैं, तो उनके अधिकार के दस्तावेज यानी कि उनका जो पेपर होंगे वो दिए जा रहे हैं स्वामित्व, यानी कि इन पे उनका स्वामित्व होना चाहिए। इस बजट का इस स्कीम का नाम भी वही है। फिर आगे चलते हैं। बजट 2021-22 के तहत कितने आधुनिक मत्स्य बंदरगाह एवं फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है? तो 5। यानी कि यहाँ पे आधुनिक मत्स्य बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा मछली से रिलेटेड काम किया जाएगा। और फिश लैंडिंग सेंटर टोटल 5 है। तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेदुआ घाट वहीं पे होंगे जहाँ पर कि समुद्र का किनारा होगा। तो ये 5 में समुद्र का किनारा आता है। फिर है कि भारत सरकार की संस्था के साथ मिलकर एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित कर रही है। यानी माइक्रो मीन्स छोटा और इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, और फंड यानी सिंचाई के लिए एक छोटा सा फंड किसके अंतर्गत ला रही है? तो नाबार्ड। आप जानते हैं कि नाबार्ड जो है वो कृषि के लिए सर्वोच्च वित्त देने वाली संस्था है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ई डैम जानते होंगे कि इसके द्वारा क्या होता है कि एपीएमसी मार्केट में सरकार मतलब किसान और खरीदार इसके थ्रू सामान को खरीदते बेचते हैं। तो ई डैम के तहत इसे बजट में कितने कृषि मंडियों से जोड़ा जाएगा? तो यह है 1000 टोटल, यानी कि 1000 जो एपीएमसी मंडी होंगे तो सबको ई डैम से जोड़ दिया जाएगा। तो सारे लोग ऑनलाइन कहीं से कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो इससे किसानों को उनका उचित मूल्य मिलेगा और उनको फायदा होगा। बजट 2021-22 के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है? तो यह है 32 और इनमें कुल लाभार्थियों का 86% कवर हो चुके हैं। फिर आते हैं बजट 2021-22 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन क्या है? तो यह है कि शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है। ठीक है। बजट में चर्चा में रहा विवाद से विश्वासित योजना क्या है? तो यह है कि पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा करना है इसका। फिर आते हैं आगे। इस बजट के अनुसार भारत में कितने लोग आईटीआर फाइल करते हैं, यानी कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? तो ये है मात्र 6.5 करोड़ लोग। सोचिए 130 करोड़ के करीब आबादी है, 125 करोड़ तो होगा ही कम से कम। तो 125 करोड़ में मात्र 6.5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि टैक्स भरते हैं। यानी कि और इस बजट में दे दिया है कि जो 75 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो उनको टैक्स में दिया जाएगा, यानी कि वो अगर टैक्स नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। तो इस बजट के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किया, जिसे 5 मिनी बजट के तहत कितने रुपए आवंटन किया गया? यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसके अंतर्गत 2.76 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिसके तहत 80 मिलियन परिवारों को कुकिंग गैस दी जाएगी, 400 मिलियन से अधिक गरीबों को नकद राशि मुहैया कराई जाएगी और 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन भी दिया गया है। खैर इतना ज़्यादा फैक्चुअल तो नहीं पूछेगा, सिर्फ ये है कि गरीब कल्याण योजना के तहत 5 मिनी बजट के तहत कुल 2.76 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब देखिए बजट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पैकेज को 3 चरणों में लॉन्च किया गया था। पहला जो चरण था वो 12 मई 2020 में था, दूसरा 12 अक्टूबर में था और तीसरा 12 नवंबर 2020 में था। देखिए इन तीनों चरणों के तहत कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, जो पूरे जीडीपी का लगभग 13% है। समझ सकते हैं। अब आते हैं वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने कितने बजट आवंटित किए, यानी कि उनको कितने पैसे दिए? तो यह है 3,768 करोड़ 3768।
याद रखिएगा। 3768। बजट में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? तो यह है 30,000 करोड़ रुपए। यानी कि आकस्मिक निधि को कोरोना ऐसा विपदा में यूज कर सकते हैं सरकार बिना संसद के वोटिंग के। इसीलिए इसका जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये अमाउंट पहले 500 करोड़ का ही था और अब कर दिया 30,000 करोड़। इस बजट के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने अपनी किस पदावधि की अंतिम रिपोर्ट 9 दिसंबर को राष्ट्रपति को सौंपी? तो यह हो गया 2021 से 26। 15वें वित्त आयोग ने अपना रिकमेंडेशन दिया है जो कि 2021 से 26 तक लागू रहेगी। फिर देखते हैं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि राज्यों का जो डिविजिबल टैक्स एंड ड्यूटीज में हिस्सा मिलता था उनको, तो इस बार 41% मिलेगा। पहले 42% मिलता था, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि जो बाकी का 1% है वो जम्मू कश्मीर जो भी एक नया यूनियन टेरिटरी बना है तो उसके विकास डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। फिर है कि इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह है 16.5 लाख करोड़ कृषि ऋण। 16.5 लाख करोड़। बहुत अच्छा काम की है सरकार ने। आगे है कि भारत सरकार सब्सिडी के रूप में सबसे ज़्यादा आवंटन किस में किया है, यानी सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी है? तो यह हो गया खाद्य में यानी फूड में, दूसरा है उर्वरक में और तीसरा है पेट्रोलियम में। यानी कि सरकार लोगों को सब्सिडी दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें लोग, उनको फ़ायदा हो। फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए बजट में कितने पैसे दिए गए हैं? तो यह 34,300 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी नया आया है 2000 में, तो उसको लागू करने के लिए 34,300 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस बजट के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस से प्रक्षेपित किया जाएगा? यह 4। यानी कि गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो खुद जाए वहाँ पर और देख करके, क्योंकि ये मैन्ड मिशन है, क्योंकि इसमें आदमी भी जाएगा साथ में, तो इसलिए उनको ये पूछ सकता है कि गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण, ये पहला तो ये पूछ सकता है कि कहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कितने लोगों को दिया जा रहा है, यानी 4 लोगों को। बजट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है? यानी कि भी शेप में, यानी कि जिस रेट से वो कम हुआ उसी रेट से वो फिर ऊपर भी बढ़ रहा है, यानी बहुत तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था रिकवरी पे आ रही थी। फिर है इस बजट में एक नई हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कार्बन कम करना और स्वस्थ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, क्योंकि हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को जो है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से बिजली या फिर ऊर्जा पैदा करेंगे वो लोग, जिससे कि हाइड्रोजन अगर जलता है तो प्रदूषण कम करता है और फिर वो उससे राख वाख भी बहुत कम निकलता है, तो स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला काम करता है। ठीक है। फिर है कि बजट 21-22 के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गहरे समुद्र के सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्य को करना। डीप ओशन मतलब डीप मतलब गहरा और ओशियन मतलब समुद्र, तो डीप ओशन मिशन यानी कि समुद्र के गहराई में जाकर के कुछ रिसर्च करेंगे वो लोग। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए दिया गया है। फिर आते हैं बजट के महत्वपूर्ण आंकड़े की ओर। तो इधर अगर हम देखें तो सब बजट में ये कहा गया कि ये तो हम लोग वहाँ पे देख चुके थे, शुरू में है जो राजकोषीय घाटा 6.8, बाकी में सब में एक एक घटा देना है। राजस्व घाटा 5.1, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 और प्राथमिक घाटा 3.1। बजट के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है बहुत ज़्यादा, वो देख लेते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। सैनिक स्कूल तो आप लोग जानते होंगे, यानी कि वहाँ पे सैनिक से रिलेटेड सैनिक स्कूल, यहाँ पर कि सैनिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। एकलव्य जनजातियों के लिए एकलव्य स्कूल ही बनाए जाते हैं, तो जनजातीय क्षेत्र में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीबेड कार्य लगाया जाएगा, सीबीड फार्मिंग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। फिर लद्दाख में लेह की एक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख लिए पूरा बजट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।